आज हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए हमारे जेई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो सारे हम पॉइंट्स लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज देखेंगे जो जो पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे आप एज अ रिवीजन वीडियो समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये है नॉर्मल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसका रूट्स आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इससे तो आप कोई भी चीज़ का रूट निकाल ही सकते हैं। देखिए, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट निकाल ही सकते हैं। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहाँ d क्या है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है आपका डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट है d। अब यहाँ से आपका सम ऑफ रूट्स, मान लीजिए यहाँ से आपका एक रूट आया अल्फ़ा और दूसरा रूट आया बीटा, तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए। मैं सारा का प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, वैसे आप चाहेंगे तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, एक माइनस वाले को अलग और एक प्लस वाले को अलग, एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा और ऐड कर दीजिए, तो आपका यही आएगा। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, बस जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो जल्दी जल्दी रिकैप करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आएगा, ये सी और ये ए। ठीक है, और उसके बाद एक और इसमें पॉइंट हमें याद करना रहता है, वो है डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट डी बाई ए और इसका मॉड्यूलस। ठीक है, अब मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ये नहीं पता है कि अल्फ़ा बड़ा है या फिर बीटा बड़ा है। ठीक है, इसीलिए मैं मॉड का सिंबल दोनों तरफ लगा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, अपने आप नेगेटिव हो तो वो एडजस्ट हो जाए। मतलब ये डिफरेंस ऑफ रूट का सिर्फ मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमें अब एक और चीज़ याद रखनी थी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो देखने में लग रहा है जिसका डिग्री 2 है, लेकिन उसके मोर देन 2 रूट्स आ गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके अब वो एक आइडेंटिटी बन गया है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, कि जब भी कोई इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाता है तो वो सारे x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है वो सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है। तो जब मान लीजिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा तब ये सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप सोचिए, अगर ये सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यही कंडीशन लगा के देखते हैं। जब भी आपसे कोई इक्वेशन पूछ दे दिया हो और बोला हो कि ये आइडेंटिटी है, मान लीजिए यहाँ इसमें कोई वेरिएबल p का दे दिया हो, इसमें भी कोई वेरिएबल p का और यहाँ भी कुछ, ठीक है, वैसा ही, और आपसे पूछा हो कि अगर बताइए ये इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इस p का वैल्यू बताइए, अगर इसमें p वेरिएबल होगा तो आप ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 करके देख लेंगे, और जो वो तीनों में रिजल्ट आएगा उस तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं बताना चाहता था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमें अगर इक्वेशन दिया है तो हम रूट्स निकालना सीख गए, उसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब निकालना सीख गए। अब मान लीजिए कि आपको रूट्स दे दिया है, अगर बोला जाए कि आपका रूट्स किसी का है अल्फ़ा बीटा और इससे आप इक्वेशन बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको लिखना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट ये हो जाएगा,
टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मान लीजिए मैं इस पे एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका किसी भी इक्वेशन का 3 और 6, मान लीजिए अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको दिया है 3 और 6 और आपसे पूछ दिया कि बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप सम ऑफ रूट्स कर लेंगे। तो देखिए 3 और 6 9 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट, तो 9x और प्लस अल्फा बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट 3 और 6 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना था कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। देखिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या पढ़ना था बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला कि अगर x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर ये कोई क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे इसका रूट्स ऐसे हम निकालते हैं श्री धाराचार्य फॉर्मूला से। तो ये हो गया। अब देखिए जहाँ भी रूट्स की बात आती है वहाँ पे हो मतलब हमें ये होता है कि यार ये रूट के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब पूरे के बारे में, कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 है तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक के बारे में बता रहा हूँ। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देखिए ये दोनों केस तो बेसिकली आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, पर ये एक नया आता है क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो आपका इमेजिनरी रूट्स आएगा, मतलब रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएगा आपका। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स कहने का मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मान लीजिए -4 आया, ठीक है, तो ये अभी आपने पता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू ऐसे, या फिर एक ही रूट के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि √4 इंटू -1। ठीक है, अब इस 4 को आप बाहर वैसे ही नॉर्मल जैसे करते थे वैसे कर दीजिए, तो √2 इंटू -1 और इसका वैल्यू होता है आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। अगर आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर d लेस देन 0 है तो वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप भी समझ जाएंगे, एकदम आसान है, बस वो नॉर्मली आपको वो पॉइंट पता होगा, पर एनालाइज करके वो नोट करना बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट अगर मान लीजिए हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में हमें कुछ अगर कंक्लूड करना हो तो हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन वाला ही केस लीजिए, तो d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका क्या मतलब है कि या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो तभी इस दोनों का सम ग्रेटर देन 0 होगा। d1 d2 क्या है, मतलब वो जो 2 इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसका डिटर्मिनेंट है और इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऐसा हम क्या कह सकते हैं ना कि अगर मान लीजिए वो दोनों पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव हुआ तब भी मोर देन 0 वैल्यू आ सकता है, या फिर बिगर पॉजिटिव का वैल्यू हुआ और एक नेगेटिव भी हुआ लेकिन इससे वो छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, तब भी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 नेगेटिव जुड़ के पॉजिटिव आ जाए, वैसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही 2 केस हो सकता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव होगा, और अगर होना होगा भी तो कम से कम एक पॉजिटिव होगा ही होगा, अगर एक नेगेटिव भी होता है तब भी एक पॉजिटिव होगा ही होगा। तो अगर एक पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि किसी एक का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, तो अगर किसी एक का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा तो एट लीस्ट ये 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन का ये रूट्स आपका रियल आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एट लीस्ट 1 इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ से ये बात हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए
दूसरा कि D1 प्लस D2 अगर लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, इसी का काउंटर पार्ट। तो देखिए अगर लेस देन 0 आ गया इसका क्या मतलब है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट अगर एक का नेगेटिव है तो मतलब अभी इससे पहले ही मैंने केस बताया कि अगर D किसी का नेगेटिव है तो वो इक्वेशन का इमेजिनरी रूट आता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब तीसरा मान लीजिए, तीसरा ये पॉइंट है कि D1 इंटू D2 अगर लेस देन 0 हो जाए तो D1 D2 लेस देन 0 कब हो सकता है? ये पक्का बात है, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता, दो नेगेटिव सम बोल रहा हूँ, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन आपका 0 नहीं हो सकता, दो नेगेटिव का भी मल्टीप्लिकेशन आपका 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि ये पक्का बात है कि इसमें एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है आपको कि एक रूट रियल हो, मतलब एक इक्वेशन का रूट रियल होगा और एक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा। ये 100% श्योर करता है ये बात, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वन इक्वेशन हैव रियल रूट एंड अदर हैव इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये केस हो गया। अब चलिए हम चौथे केस पे चलते हैं। चौथा केस हमारा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए D1 और D2 ये अगर बड़ा हो जाए मल्टीप्लिकेशन में, D1 D2 बड़ा हो जाए 0 से, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये मतलब ये दोनों का इसको यूनियन मान सकते हैं आप। इसमें एक इक्वेशन रियल था, एक इक्वेशन इमेजिनरी, इसमें कंफर्म है कि एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा। अब इसमें देखिए यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो सकता है, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा, मतलब 100% एक को श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि या तो दोनों इक्वेशन रियल होगा वरना दोनों इक्वेशन इमेजिनरी होगा। कहने का क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशन रियल होगा, इसका मतलब D दोनों का पॉजिटिव है, दोनों इक्वेशन इमेजिनरी होगा, इसका कहने का मतलब कि D दोनों का नेगेटिव है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ये वाला केस दिख रहा है, ठीक है, जहाँ भी ये केस दिख रहा है वहाँ से आप ये सब बात कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मतलब हाईटेक बात नहीं था, पर आपको यहाँ से एनालाइज करने आना चाहिए। जो इससे पहले मैंने आपको ये वाला भी बताया कि D ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, D इक्वल टू 0 में क्या होगा, D लेस देन 0 में क्या होगा। इसी का बस यहाँ पे यूज है, एप्लीकेशन है, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये एकदम सारा का सारा समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स। तो चलिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है यहाँ मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c बिलोंग्स टू r, ये बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि ऐसा होता है। देखिए अगर ये है तो देखिए यहाँ पे अगर a, b और c रैशनल है, ठीक है, अगर a, b, q का मतलब रैशनल होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए अगर a, b, c रैशनल है, ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर से केस क्या है कि अगर a, b, c कोई रैशनल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में आपका रूट्स आएगा स्क्वायर रूट में। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं ऐसा भी दे सकता हूँ कि मान लीजिए x² है, ठीक है, प्लस x² माइनस, मान लीजिए कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, a, b, c रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे मान लीजिए 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए a, b, c रैशनल है, a, b, c रैशनल है, इसका d
ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए d ग्रेटर देन 0 हो रहा है यहाँ पे b स्क्वायर 9, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac तो प्लस 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो रूट 45, अब ये आ गया रूट 45। रूट 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका रूट्स कैसे आएगा, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 95, एक बार 45, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 4ac, हाँ ठीक है, 45/2 है, तो ये आ गया 2 है। अब आप ये सबको हटा दीजिए, इस रूट्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपको क्या दिख रहा है। ये रूट्स आपको दिख रहा होगा कि एक रूट है 3 प्लस रूट 45/2 और दूसरा रूट है 3 माइनस रूट 45/2। कहने का क्या मतलब है कि एक ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे, मैग्नीट्यूड तो असली में नहीं, पर ये दोनों देखने में सेम ही सेम लग रहा है, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का अंतर है। इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर, ठीक है, कंजुगेट पेयर। तो देखिए अगर ए बी सी रैशनल है और डी मोर देन 0 है लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पे रूट्स आता है आपका रूट, मतलब इसका जो रूट्स होता है वो आपका ऐसे रूट के टर्म में आता है, ठीक है, और वो रूट के टर्म में आता है और कंजुगेट पेयर में आता है, ठीक है। कंजुगेट पेयर कहने का मतलब मैं समझा ही दिया कि मान लीजिए एक 2 प्लस रूट 3 आएगा तो दूसरा 110% श्योर है कि उसका रूट 2 माइनस रूट 3 ही होगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक है, उसका रूट है 2 प्लस रूट 3, एक रूट है ये, और तो आपसे डायरेक्ट एक ही रूट देके पूछ दिया कि बताइए क्वाड्रेटिक क्या है। तो जहाँ भी आपको ये दिख जाए कि अच्छा उसके रूट्स में स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाइएगा कि उसका दूसरा रूट ये होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जब भी आता है तब पेयर में ही आता है, कंजुगेट पेयर में। तो 2 रूट आपको मिल गया, और आपको मैंने इससे पहले बताया ही था कि अगर रूट्स दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे ए बी सी रैशनल है, डी इक्वल टू 0 है, ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आपका सिंपली रैशनल आ जाएगा। मान लीजिए जैसे वो फॉर्मूला था, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो मान लीजिए यहाँ 16 आता और नीचे मान लीजिए 2 था तो 2 है, तो 1 प्लस माइनस 16 का हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 5/2 या फिर -3/2। तो देखिए रूट्स रैशनल आया ना, ये देखिए ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो कहने का क्या मतलब है कि ए बी सी अगर ये हो, क्यू हो, क्यू कहने का क्या मतलब था, रैशनल। ए बी सी अगर रैशनल हो और डी ग्रेटर देन 0 हो तो, और एक और कंडीशन, 3 कंडीशन, ये रैशनल, डी ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमेशा रैशनल आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स आपका कंजुगेट पेयर में आएगा, जिसमें आपका रूट इन्वॉल्व होगा। अगर एक मान लीजिए 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा का रूट यही आएगा, ठीक है, हमेशा पेयर में आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब एक और बात कि यहाँ पे एक और ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए रूट्स इमेजिनरी आ गया तो जो भी इमेजिनरी रूट्स आता है ना वो भी हमेशा आपका पेयर में होता है। जैसे ये रूट्स वाला था ना कि अगर मान लीजिए रूट 5 3 प्लस रूट 5 एक रूट आया तो दूसरा ये आएगा, सेम इमेजिनरी के साथ वैसा ही होता है। मान लीजिए 2 माइनस आयोटा अगर कोई आया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, तो वो 110% श्योर है कि उसका दूसरा रूट 2 प्लस आयोटा ही आएगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ केस क्या होगा कि ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, वो तो हमेशा क्वेश्चन में ही था, और आपका डी लेस देन 0 हो जाए। अगर डी लेस देन 0 होगा तो आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला में कुछ ऐसा आएगा, मान लीजिए 1 आया या फिर इधर कुछ भी प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ माइनस टाइम्स कुछ भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी यहाँ मान लीजिए 25 मान लीजिए, ठीक है, बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 5 आयोटा बाई 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका आया ना कंजुगेट पेयर में, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, यहाँ भी देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, सेम चीज़ है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो रूट्स वाले थिंग होंगे और यहाँ जो
कॉम्प्लेक्स वाले थिंग होंगे, ठीक है, आयोटा वाले फॉर्म में, वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और आपका चौथा पॉइंट एक और है जो कि कम ही यूज होता है पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ये तीनों ऑड नंबर है, मतलब ये जो a कांस्टेंट, b कांस्टेंट और c कांस्टेंट, ये तीनों ऑड नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे ऑड इंटीजर। हाँ, तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो ऑड ही होते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों ऑड है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का रूट्स कभी भी रैशनल नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये है, तो इसका रूट कभी भी देखिए रैशनल नहीं आएगा। करके देख लेते हैं। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4ac, तो 21 टाइम्स 4 इज 4, 84 बाई 3 to 6। तो ऑब्वियसली ये अब यहाँ अंदर नेगेटिव में आ गया तो आयोटा में आएगा, तो वो रैशनल आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हमेशा फॉलो होगा कि अगर ए बी सी ऑड नंबर्स है, किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर ये कांस्टेंट ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर्स है, ऑड इंटीजर्स है, बेसिकली बोल सकते हैं ऑड इंटीजर्स है या फिर ऑड नंबर्स है, तो उसका रूट्स कभी भी रैशनल नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स था। अब चलिए इसके बाद हमें देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें याद रखने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कॉमन रूट्स, ठीक है। कॉमन रूट्स का टॉपिक पढ़ना है। कॉमन रूट्स में हमें क्या याद रखना है, दो ही केस होता है कि अगर पहला केस है कि बोथ द रूट्स आर कॉमन, बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारा a1x प्लस b1, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0, या फिर a2, ये दोनों इक्वेशन है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इसका अगर रूट्स कॉमन है तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये 10th में भी ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दोनों का रूट्स कॉमन होगा, क्योंकि अगर इसमें से मैं 3 कॉमन कर लूँ तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, मतलब बेसिकली इक्वेशन ही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेम होगा तो ऑब्वियसली उसका रूट्स भी सेम होगा। तो जब भी ऐसा केस बने, यहाँ देखिए a1/a2 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। तो जब भी अगर बोथ दी रूट्स कॉमन हो तो हम ये वाला फंडा लगाएंगे, ठीक है। जब भी दिया हो कि दोनों रूट्स कॉमन है तो उसका कोएफिशिएंट्स का सम आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये बात लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोथ द रूट्स, एक तो हो गया कि जब दोनों रूट्स कॉमन हो, और दूसरा केस है कि जब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो। तो जब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा तो देखिए कैसे करेंगे, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका कोई पैटर्न नहीं है, बेसिकली लोग बताते हैं कि इसको ऐसे करेंगे कि देखिए जैसे ये है तो इस दोनों में से एक रूट कॉमन है, तो मान लीजिए इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा थीटा है। मान लीजिए ये इसका रूट्स है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा अल्फा कॉमन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा कॉमन है, तो अगर अल्फा सेटिस्फाई करवा देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर, यहाँ बी अल्फा और ये बी अल्फा, कुछ ऐसा इक्वेशन दिखेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसके कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो b1c2 और माइनस ऑफ b2c1 ऐसे लिखिए। तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे करने से हर एक बार आंसर आता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने जो 10th में कंसेप्ट सीखा था हम उसे भी अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं और बहुत बार उससे ही जल्दी आंसर आता है। तो ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि किस मेथड से आपको जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लोग बताते हैं कि अल्फा स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखना है,
इसके नीचे कौन सा होगा, ये अल्फा स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए और इसके कोएफिशिएंट का जैसे आप डिटर्मिनेंट्स में करते थे ऐसे मल्टीप्लाई करते थे माइनस ऑफ ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, फिर ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये याद रखने वाला होता है कि यहाँ कन्वेंशन साइन कन्वेंशन ही होता है माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो माइनस ऑफ अल्फा, अब ये अल्फा वाले को हटा दीजिए तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ऑफ ये दोनों, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1c2 माइनस ऑफ a2c1 फिर इक्वल टू ये हो गया। अब आप कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के लिए c नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट के लिए 1 लिखेंगे। अब आप कांस्टेंट को हटा दीजिए तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ऑफ ये दोनों, तो a1b2 माइनस ऑफ a2b1, ठीक है। ये आ गया। बस आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, मतलब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा का वैल्यू निकालिए, फिर इसमें डाल दीजिए और इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। पर हमेशा ये काम नहीं करता है, बहुत बार आपको देखिए, बहुत बार आपको ये भी काम करते हैं जो आपका नॉर्मल 10th का कंसेप्ट था। जैसे आपका ये है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10th वाले कंसेप्ट से ही बनाइए। अगर उससे ना हो रहा है, उससे कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा है, तो आप फिर ये वाला जो अभी मैंने बताया उस कंसेप्ट से देखिए। तो देखिए, इसको a2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको a1 से, ताकि मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट x² का सेम हो जाए तो सब्जेक्ट करके हटा ले और यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा सेटिस्फाई करवा देंगे, तो उससे आराम से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वो भी बहुत बार बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही आसानी से उससे आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा कॉमन मतलब ये कॉमन रूट्स का टॉपिक खत्म हो गया, ये छोटा सा ही टॉपिक था। अब चलिए हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए ऐसे होगा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये तो पता ही है, मतलब ऐसे ही हम लिखते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 से तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे इधर उधर करके तो आपका रिजल्ट आता है d/4a y प्लस d/4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b/2a का स्क्वायर। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पैराबोला क्या होता है वो आप 11th ही क्लास में पढ़ेंगे, वो आपको ज्योमेट्री वाले सेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला सर्कल, फिर पैराबोला, ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर एलिप्स हाइपरबोला, तो उस समय आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में पैराबोला का ये इक्वेशन होता है। पैराबोला का इक्वेशन का फॉर्मेट होता है y इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, या फिर x² इक्वल टू 4ay, कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है y इक्वल टू ax² का फॉर्मेट है, अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा डीप में ना जाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पैराबोला में एक कंडीशन होता है कि अगर a बड़ा होगा 0 से या फिर a छोटा होगा 0 से तो पैराबोला कैसे बनेगा, ठीक है। अगर a बड़ा होगा 0 से तो ये मान लीजिए y कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे पैराबोला बनेगा। अगर a छोटा होगा 0 से तो आपका पैराबोला ऐसे बनेगा, देखिए कनकेविटी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ a बड़ा हुआ तो कनकेविटी अपवर्ड है, और फिर a छोटा हुआ 0 से तो इसका डाउनवर्ड है। ये जो पॉइंट को कट करता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। ये 0,c, ये c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा 0,c, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पूरा ही ऊपर है, ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला ग्राफ है, यहाँ पे आपका एक भी रूट्स नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट जानने वाला है कि देखिए एक्स एक्सिस को जितने बार ये कट करता है फिगर, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो 2 ही बार कट करेगा, तो ये इसका रूट्स होता है, ठीक है। और ये होता है वर्टेक्स, जिसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। देखिए यही होता है वर्टेक्स। आप जब ये क्या बोलते हैं पैराबोला पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन माइनस ऑफ टाइम्स होता है, ठीक है। बेसिकली आप ऐसा सोचें कि ये इक्वल टू 0 लिखना है तो x इक्वल टू -b/2 है, वैसा तो ये होता है इसका वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स वही होगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही चीज़ आता है, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो रूट्स होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का वो रूट्स होता है।
होता है, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये है, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि यार ये भी तो नहीं कट कर रहा है भाई, ये जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये तो कट तो कर ही दिया ना। लेकिन इसको आप कितना भी एक्सटेंड ऊपर कर लीजिए, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, आप कोई घुमा के थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, पैराबोला को। तो ये जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव पैराबोला, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा जब तक ये पैराबोला कट नहीं कर देता है किसी भी ये एक्सिस को, तब तक रूट्स नहीं आता है। मतलब किसी भी एक्सिस कहने का मतलब एक्स एक्सिस को जब तक कट नहीं कर देता है। वाई एक्सिस को कट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही रूट्स आता है। ठीक है, पैराबोला का। अब चलिए हम कुछ साइन वाइन देख लेते हैं कि पैराबोला में साइन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए साइन देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें कोई क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, और उसका साइन मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जो ऑलवेज पॉजिटिव हो। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि देखिए, ये अगर मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ वाई से तो कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर हो, इसका ग्राफ कभी भी नीचे ना आए। तो यहाँ सिंपल सा मैंने आपको बताया था, अगर कनकेविटी अपवर्ड है तो एक सिंपल सा केस हो सकता है ये a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए ये इस एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसका मतलब इसका एक भी रूट्स नहीं आएगा। एक भी रूट्स नहीं आएगा कहने का मतलब एक भी रियल रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर रियल रूट्स नहीं आ रहा है इसका मतलब इसका इमेजिनरी रूट्स आएगा, और इमेजिनरी रूट्स का कंडीशन क्या था कि d लेस देन 0। ठीक है, तो जब आप इस दोनों कंडीशन को सॉल्व कर देंगे, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो आपका इस दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो वो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर दिया हुआ है कि ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है, तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया है कि अगर ग्राफ आप ऑलवेज नेगेटिव बनाइए, तो ऑलवेज नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमेशा नीचे होगा। मतलब नीचे कहने का मतलब इससे हमेशा नीचे होगा, और इसको कट नहीं करेगा। कट कर देगा तो देखिए जैसे, और टच भी कर देगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ मतलब ग्राफ का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन टच भी कर देगा तो मतलब वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो आपको हमेशा नेगेटिव ये करना है, मतलब कुछ भी एक्स का वैल्यू ले उसका ग्राफ नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस के नीचे। अब ये नीचे दिखा रहा है, मतलब लोअर साइन में दिखा रहा है, लोअर कनकेविटी है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि a लेस देन 0 होगा, तभी ये हमेशा ऐसा वाला ग्राफ बनता है। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, इसका मतलब इसका एक भी रूट्स नहीं है। और जब एक भी रूट्स नहीं है कहने का क्या मतलब है कि अगर एक भी रूट्स नहीं है, इसका मतलब एक भी रूट्स नहीं है मतलब एक भी रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा। अब इसका इमेजिनरी रूट्स होगा तो कंडीशन सेम यही ठीक देंगे। तो a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 ये आपका नेगेटिव का कंडीशन हो गया, और पॉजिटिव का क्या था कि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। ठीक है, ग्राफ से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मानिए और भी केस ले लेते हैं कि अगर आपको बोला है कि a ग्रेटर देन 0 और d भी ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड है, और d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि दो रूट्स आएगा और रियल डिस्टिंक्ट रूट आएगा। तो देखिए, एक रूट यहाँ आ रहा है, दूसरा रूट यहाँ, तो ये केस हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि कितने x के वैल्यू के लिए आपका ग्राफ का जो रेंज है वो नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ से यहाँ x लेंगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे है, मतलब y एक्सिस के नीचे है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए अल्फा बीटा रूट्स है, तो x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, इसके लिए आपका ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ऑलवेज नेगेटिव है। और पॉजिटिव किसके लिए है, -इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक, यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक। इसके आगे भी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, इसके पीछे भी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपका रीजन कि ऑलवेज नेगेटिव किसके लिए और ऑलवेज पॉजिटिव किसके लिए।
सेम एक और केस ले लेते हैं, यहाँ से बन ही रहा है। तो अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो कट करते हुए ऐसे आएगा, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा, क्योंकि a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 रूट से आएगा, ठीक है। तो जहाँ 2 रूट्स कट कर रहा है, तो आप अगर आपसे इस केस में पूछ दे कि ऑलवेज पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है, तो मान लीजिए ये अल्फा बीटा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला रीजन ये है, मतलब अल्फा से बीटा वाला जो भी रीजन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखेंगे तो y का वैल्यू देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्फा बीटा वाला रीजन ये है पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछ दे कि इस केस में पॉजिटिव वाला रीजन क्या है, तो x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, और नेगेटिव वाला रीजन क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला रीजन अगर आपसे पूछ दे तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक और यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वाला रीजन, ये आपका पॉजिटिव वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव वाला रीजन और कैसे लेते हैं। ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रेंज। उसके बाद और बहुत सारा अभी टॉपिक बाकी है, अभी तो बहुत कम ही हुआ है, पर इसके बाद जो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक है वो छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट ये सब आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो पॉइंट को आप ध्यान में रखिए।